नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो अपनी जो है भाई करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने लगभग आपको करवा दी है, जो जो आपके टॉपिक वाइज थे। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस जिसने नहीं देखी है, मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने ही क्लासेस देखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें। ये लास्ट समय है, इस समय ये ना सोचें कि हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। जितनी भी है बहुत अच्छी तैयारी है, आपने मेहनत की है, इसलिए आपके मन में ये सब डाउट आ रहे हैं। जिसने मेहनत नहीं की उसके मन में ये सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड खुद से रहना है और अपनी तैयारी को चलाते रहना है। तो करंट अफेयर्स की आप क्लासेस देख लें। आज अपनी जो है भाई मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं वापस से। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेस देने में भी बहुत टाइम लगता है, ऑथेंटिक सोर्स लाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो आज से अपनी मनोविज्ञान की क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू मिल जाएगी। 4 से 5 दिन के अंदर अपनी ये मनोविज्ञान की जो भी क्लासेस बची हुई है ये कंप्लीट हो जाएगी। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 की कुछ थ्योरी देखेंगे और बाकी की थ्योरी क्या है हमने पहले कर ली थी, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा कि भाई व्यवहारवाद को देखना है। सबसे पहले तो क्या देखना है? व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद के बाद में अपन को यहाँ पे देखना है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक देखना है और क्या देखना है? निर्मितवाद। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे अपने को सिद्धांत देखने हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो अपन क्या क्या कर चुके हैं। हम संज्ञानात्मक वाला कर चुके हैं। पियाजे की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी ना, जीन पियाजे की, वही इसमें वापस से रिपीट होगा। निर्मितवाद भी हम कर चुके हैं लगभग। जो ब्रूनर का सिद्धांत हमने पढ़ा था वो भी इसी में आता है, तो ये हम कर चुके हैं। और थोड़ा सा ये व्यवहारवाद छोटा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जे.बी. वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक वो है, कहे जाते हैं जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन के बारे में और व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपन चलेंगे अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी थ्योरी हम पहले से ही लगभग कर चुके हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा नहीं और हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी और इसमें आपका जो भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस है चैप्टर नंबर 3 का, ये पूरा कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ वहाँ आपको नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, जितना अपने सिलेबस में उतना सारा हम कवर कर लेंगे। ये नहीं कि आपको जो है एक ही टॉपिक के लिए 10-15 क्लासेस देखनी पड़ रही है। अपने पास इतना टाइम है भी नहीं और इतनी देखने से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले जो टॉपिक है अपना भाई व्यवहारवाद। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो व्यवहारवाद जो है भाई इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है भाई, जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये क्या है? केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकती है जब वह अपने अध्ययन का आधार क्या है? व्यक्ति की मांसपेशियों और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। ठीक है, और मनोविज्ञान में जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, इसकी शुरुआत जो है 20वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी भाई? 20वीं सदी में हुई थी। तो 20वीं सदी के पहले दशक में जो है जे.बी. वॉटसन, कौन है? जे.बी. वॉटसन जो है, इनके द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये की थी भाई। किसकी शुरुआत? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म की शुरुआत की 20वीं सदी के दशक में। किसने की? जे.बी. वॉटसन ने की, 1913 में की। ठीक है, तो व्यवहारवाद आते ही आपको जो वही चले जाना है, कहाँ पे? वाटसन जी के पास में चले जाना है। ठीक है, वाटसन जी के पास में जाना है। कब जाना है? तो 1913 में जाना है। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। अभी अपन पीवाईक्यू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उन दिनों मनोवैज्ञानिकों से मांग की जा रही थी कि जो भाई आत्मविश्लेषण है, सेल्फ एनालिसिस है, इसकी टेक्निक को क्या करे? डेवलप करे। ठीक है, 1913 में ये बात की जा रही थी साइकोलॉजिस्ट से कि भाई जो सेल्फ एनालिसिस है उसके लिए कुछ टेक्निक डेवलप कीजिए। तो वाटसन जी का कहना था कि जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है, बिहेवियर है, वो उसकी भीतरी और निजी जो अनुभूतियाँ हैं, क्या है भाई, उसके अंदर जो है इंटरनल, और जो उसकी क्या है, प्राइवेट जो अनुभूतियाँ हैं उसके उन पर आधारित नहीं होता है, वह अपने माहौल से निर्देशित होता है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई वाटसन जी? ये कह रहे हैं कि जो इंसान है, व्यक्ति है, वो उसके अंदर की और अनुभूतियों के आधार पे नहीं
बिहेव करता है, वो अपने माहौल के आधार पर क्या करता है, सराउंडिंग के अनुसार बिहेव करता है। और मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए किसी बाह्य उत्प्रेरक के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया का परीक्षण करना ही काफ़ी है, ये इन्होंने बोला है। और वॉटसन के इस सूत्रीकरण के बाद में क्या हुआ, वॉटसन जी ने ये कहा, इसके बाद में जो है भाई अमेरिकी मनोविज्ञान में क्या करने लग गया भाई, प्रमुखता प्राप्त करने लग गया। तो जिसमें भाई एडवर्ड गुथरी, क्लॉर्क हल का सिद्धांत आएगा। BF स्किनर ने भी व्यवहारवाद के सिद्धांत को क्या कर दिया, अधिक परिष्कृत रूप से प्रदान कर दिया। ठीक है, तो जो भाई एडवर्ड गुथरी का सिद्धांत आएगा, क्लॉर्क हल का सिद्धांत है, BF स्किनर का सिद्धांत है, तो ये सब भी क्या है, व्यवहारवाद के सिद्धांत पे ही बेस्ड है। इन विद्वानों ने भी जो है भाई मनोचिकित्सकों से व्यवहार मूलक जो थेरेपी थी उसकी टेक्निक विकसित की उनके साथ में मिलके। और जो मनोरोगी थे, ठीक है, जो मनोरोगी थे उनको क्या है, तरह तरह की भूतों और उन्मादों से छुटकारा दिलाया। भाई उनको समझाया कि आपको कोई भी तरह की क्या है, भूत बिंद नहीं चेटे हुए हैं। तो क्या है, यहाँ पे मनोरोगियों के बारे में यहाँ पे समझाया गया, टेक्निक डेवलप की गई। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, इस संप्रदाय की स्थापना जो है संरचनावाद और प्रकार्यवाद जैसे संप्रदायों के विरोध में वाटसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो वाटसन के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी व्यवहारवाद की। ठीक है, वाटसन व्यवहारवाद, ठीक है, वी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब वी को आप मतलब यहाँ पे वैसे ही देखें। ठीक है, वैसे वाटसन, वैसे व्यवहारवाद, ऐसे देखें। इंग्लिश में जाएंगे तो ये बिहेवियरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। यह स्कूल अपने काल में विशेषतर 1920 के बाद अधिक प्रभावशाली रहा, जिसके कारण जो है भाई मनोविज्ञान साइकोलॉजी में द्वितीय बल के रूप में इसको मान्यता मिली। ठीक है, अब वाटसन ने जो है भाई 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक विशेष शीर्षक लिखा। क्या लिखा भाई, तो व्यवहारवादियों की दृष्टि में मनोविज्ञान। क्या लिखा इन्होंने, एक शीर्षक लिखा जिसका नाम है व्यवहारवादियों की दृष्टि में मनोविज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक व्यू इट। इसको पब्लिश कर दिया। यहीं से व्यवहारवाद का औपचारिक जो है आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो जो व्यवहारवाद है इसका फॉर्मल जो आरंभ है यहीं से माना जाता है। ये शीर्षक इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया था, तो ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान में रख लो, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू। ठीक, अब वाटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत है भाई, तो जे बी वाटसन ने क्या किया था भाई, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। ये तो अभी तक हम यही तो पढ़ रहे हैं 5 मिनट से। तो जे बी वाटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से क्या किया, मनोविज्ञान में जो है भाई क्रांतिकारी विचार रख दिए। और वाटसन का जो मत था ये था कि भाई जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है ये चेतन या अनुभूति नहीं हो सकती। इस तरह का व्यवहार का परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। क्या कर सकते हैं भाई, व्यवहार का परीक्षण अपन नहीं कर सकते हैं। और इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, बार बार यही बात आ रही है कि मनोविज्ञान जो है भाई व्यवहार का विद्वान है, इसकी चेतना अनुभूति नहीं की जा सकती, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, जे बी वाटसन। और व्यवहार का प्रेक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे मापा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा, और तो उन्होंने जो व्यवहार के अध्ययन की विधि के रूप में प्रेक्षण और अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना है। क्या माना भाई, प्रेक्षण को और अनुबंधन को क्या माना है, इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। कंडीशनिंग को और इसको प्रेक्षण को, ऑब्जर्वेशन को इन्होंने इम्पोर्टेंट घटक माना है। और वाटसन ने जो है मानव प्रयोज्यों के व्यवहारों का अध्ययन करके शाब्दिक रिपोर्ट भी दी, जो लगभग अंतर निरीक्षण जो विधि है इसके समान ही है। ठीक है, अंतर निरीक्षण विधि के समान है। वाटसन ने क्या कहा, वाटसन ने सीखना, संवेग और स्मृति के क्षेत्र में कुछ क्या किए, प्रयोगात्मक अध्ययन किए, जिनकी उपयोगिता और मान्यता आज भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। क्या किया भाई वाटसन ने, एक तो सीखना, लर्निंग और संवेग जो है इमोशन और स्मृति के क्षेत्र में क्या किया, कुछ टेस्ट किए। ठीक है, स्टडी की, और इनकी उपयोगिता और मान्यता जो है आज भी शिक्षा मनोविज्ञान में है। व्यवहारवाद के जो धनात्मक पहलू है, पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, उनको क्या किया, अनुभाविक व्यवहारवाद कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को अनुभाविक व्यवहारवाद कहा जाता है। वाटसन के व्यवहारवाद का जो ऋणात्मक पहलू था, क्या था, नेगेटिव एस्पेक्ट था, ये वुंट और टिचनर के जो सिद्धांत है, किसके, वुंट और टिचनर के जो संरचनावाद को, और एंजिल का जो था प्रकार्यवाद, इसको अस्वीकृत करना था। ठीक है, 1919 ईस्वी में क्या हुआ, वाटसन ने अपने व्यवहारवाद की तात्विक स्थिति को क्या किया,
स्पष्ट किया, जिसमें चेतना या मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसको तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे, ये तो यही बोल रहे हैं बार बार कि भाई व्यवहारवाद जो है इससे ही, व्यवहार से ही इंसान सीखता है, तो ये बात बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, वाटसन ने सीखना, भाषा, विकास, चिंतन, स्मृति, संवेग के क्षेत्र में जो अध्ययन किया वह शिक्षा मनोविज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाटसन जो है भाई व्यवहार को आनुवंशिक न मानकर पर्यावरणीय बलों पर निर्धारित मानते थे। वे पर्यावरणवाद के प्रमुख हिमायती थे। उनका कथन था कि मुझे क्या कर दो, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं उनको बना दूंगा। क्या करेंगे भाई, आप मुझे तो बस केवल 1 दर्जन बच्चे दे दो, आप जैसा कहोगे ना वैसा मैं उन बच्चों को बना दूंगा। आप कहोगे डाकू बनाना है तो डाकू बना दूंगा, आप कहोगे इंजीनियर बनाना है इंजीनियर बना दूंगा। तो आप तो बस मुझे ये बच्चे दे दो, आप जैसा कहोगे वैसा मैं इनको बना दूंगा। ऐसा व्यवहारवाद के अनुसार ये वाटसन जी का कहना था। तो ये भाई ये जो है इनके पर्यावरण की उपयोगिता को सिद्ध करने वाला कथन है। और वाटसन का मानना था कि मानव व्यवहार जो है भाई ये उद्दीपक अनुक्रिया, ये जो है SR स्टिमुलस वाली थ्योरी जो है इसको संबंध को इंगित करता है। प्राणी का जो प्रत्येक व्यवहार है ये किसी न किसी तरह से उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो SR थ्योरी है ये किसकी थ्योरी थी, तो ये थॉर्नडाइक वाला जो प्रयोग था, बिल्ली वाला प्रयोग था। ठीक है, वो वाला प्रयोग है SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें थॉर्नडाइक जो है उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर। तो बिल्ली जो है बार बार क्या कर रही थी, बिल्ली को एक क्या किया गया था, बॉक्स में बंद किया गया था और एक दरवाज़ा था। तो दरवाज़ा जो है लीवर जो दबाने से खुलता था। तो बिल्ली बार बार क्या कर रही थी, कई बार उसने प्रयास किया लेकिन उससे लीवर पे पैर नहीं रखा हुआ है। तो क्या हुआ, अचानक से उसका पंजा जो है लीवर पे पड़ा और उसने क्या किया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि क्या था, गेट को खोलना। क्योंकि गेट के बाहर क्या रखी थी, एक मछली रखी थी जिसको उसको खाना था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्या था, प्रयोग था थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो ये अपने को बात देखनी थी। थॉर्नडाइक का प्रयोग आपने शॉर्ट में यहाँ पे देख लिया कि बिल्ली क्या कर रही है, अनेक क्रिया के बाद में लीवर पे पंजा मार के जो मृत मछली थी उसको प्राप्त कर रही है। तो ये SR थ्योरी हो गई। और यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक इन्होंने 5 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तो क्या है, मुख्य नियम है। और गौण नियम जो है ये 5 है, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य। तो इस टाइप से ये क्या है, इनका सिद्धांत है। और यहाँ पे R जो है भाई रेस्पॉन्स क्या है, तो ये तो भूखी बिल्ली है। और स्टिमुलस क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है भाई जो मछली पड़ी है बाहर वो है। ठीक है, तो ये आपको पूरा फटाफट से बता दिया है। तो ये सब क्या है यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको अपन स्किप करते हैं, अपन आगे चलते हैं अब इसके PYQ की तरफ। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 3 और ये है दिशा की बुक, बार बार ना पूछे। ठीक है, दिशा की बुक है, टेलीग्राम चैनल पे अपने ये पूरी बुक की PDF मतलब पार्ट वाइज डली हुई है, सब्जेक्ट वाइज। शैक्षिक मनोविज्ञान की अलग है, साइंस वाला पार्ट अलग है, भूगोल का, कला संस्कृति, इस तरह से 7-8 पार्ट है अपने जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, तो आपका इनसे काम चल जाएगा। तो आपको ये PDF वहाँ से मिल जाएगी और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसकी PDF भी आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस ध्यान लगा के सुनना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी अधिगम, ये तीनों पढ़ने हैं, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, व्यवहारवाद का पिता जो जन्मदाता कौन है, वही तो व्यवहारवाद के नाम से कुछ भी आए तो वह और वह, तो वह क्या हो गया, वाह करनी है तो वाह वाटसन हो गया। तो ये हो गया भाई JB वाटसन। ठीक है, JB वाटसन जो है ये इसके जन्मदाता हैं, किसके, बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवाद के। ठीक है, व्यवहारवाद के जन्मदाता JB वाटसन जो है वही अमेरिका से हैं। 19वीं शताब्दी तक जो है चेतना और चेतना के अवयवों का अध्ययन इन्होंने किया और चेतना की रचना का अध्ययन करने वाला संप्रदाय जो है चेतना रचनावादी कहलाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, ये देखो फर्स्ट ग्रेड में 16 में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में ही 2020 में रिपीट कर दिया, फर्स्ट ग्रेड में 16 में वापस रिपीट, पहले में आया था हिंदी में आया, फिर हिस्ट्री में आया, फिर 2022 में पूछ लिया बायोलॉजी के पेपर में, फिर PTI में पूछ लिया सेम 2022 में। तो ये क्वेश्चन आपके 5 बार तो रिपीट हो चुका है, आगे भी क्या पता उसका मूड कर जाए एग्जामिनर का, तो आपसे पूछ ले, इतना इजी क्वेश्चन, तो आपकी किस्मत तो चमक जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको तो याद है, आप तो यहाँ से पढ़ के गए हैं। ठीक है, शिक्षा में व्यवहारवाद का जो विचार है किस मनोविज्ञान ने
दिया? शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किसने दिया? अब वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। तो व्यवहारवाद का किसने दिया था भाई? ये व्यवहारवाद वाटसन, ठीक है, व्यवहारवाद वाटसन, सेकंड ऑप्शन राइट है। अब वापस देखो 14 में भी पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में 16 में पूछ लिया, कुछ भी नहीं करना था अपन को। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या पूछा है भाई, निम्न में से व्यवहारवादी भाई कौन नहीं है? व्यवहारवादी कौन नहीं है पूछ लिया अब की बार। तो कौन नहीं है? जेबी वाटसन तो है ही, ठीक है, इन्होंने ही तो बताया है पूरा। फिर इवान पी पावलोव, तो ये वाले भी हैं भाई, पावलोव जो है इनका सिद्धांत है। इनने किस पे सिद्धांत दिया था? तो इनकी थ्योरी थी डॉग के ऊपर। किसके ऊपर थी? डॉग के ऊपर थी इनकी थ्योरी। इसमें क्या था तो फटाफट से बता देती हूँ। तो इसमें जो था भाई एक कुत्ता था, ठीक है, एक डॉग था, उसके सामने भोजन रख दिया था। तो भोजन जो है उद्दीपक है यहाँ पे, और सॉरी हाँ, तो भोजन रख दिया जो कि क्या है? उद्दीपक है। और जो है जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते के जो मुंह में थी वो लार आने लगी, ठीक है। अपन भी कोई अच्छा खाना देख लेते हैं, अपना मन करने लग जाता है खाने का, तो मुंह में लार आ जाती है, ठीक है। तो कुत्ते के मुंह में जो है लार है उसकी वृद्धि होने लगी। तो कुत्ते को क्या कर रखा था? कुत्ते को रस्सी से बांध रखा था। क्या कर रखा था? कुत्ते को रस्सी से बांध रखा था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? घंटी बजाने पे क्या है, घंटी बजाई तो क्या हुआ? घंटी बजाई और भोजन रख दिया सामने, तो लार आ गई। तो ये क्या हो गया? स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। और अनुकूलन के बाद क्या हो गया? घंटी बजाई लेकिन सामने खाना ही नहीं था, तब भी क्या है उसके मुंह में लार आ गई। तो इस तरह से ये कुछ प्रयोग था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही आपको देखना था सिंपल बस कि भाई इवान पी पावलोव का जो सिद्धांत है ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है भाई किस पे? तो ये है अपने वही उद्दीपक अनुबंधन वाला है, एस टाइप है ये, ठीक है, एस टाइप थ्योरी है, ये स्टिमुलस थ्योरी है। और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। और ये जो है भाई रूस के थे वैज्ञानिक। अब BF स्किनर, तो BF स्किनर जो है इनका कौन सी थ्योरी थी? तो इनकी थ्योरी थी R टाइप। इनकी तो कौन सी है? सिर्फ S टाइप थ्योरी है, स्टिमुलस थ्योरी। और BF स्किनर की है ओनली R टाइप, मतलब कौन सी? रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। और इनकी कौन सी है भाई? सॉरी, इसमें नाम ही नहीं है थॉर्नडाइक का, तो थॉर्नडाइक की कौन सी है? SR टाइप वाली थ्योरी है किसकी? थॉर्नडाइक की है। और BF स्किनर जेबी वाटसन तो व्यवहारवादी है ही। BF स्किनर जो है इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था चूहों पर भी और कबूतरों पे भी। किस पे किया था? चूहों पे भी और कबूतरों पे भी इन्होंने प्रयोग किया था BF स्किनर ने, ठीक है। तो ये भी अपने किस में आते हैं? व्यवहारवाद में आते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो है भाई सिगमंड फ्राइड इसमें नहीं आते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया? सिगमंड फ्राइड वाली अपन थ्योरी बाद में देखेंगे। तो ये इतना आप याद रखें कि ये व्यवहारवाद में अपने नहीं है, ठीक है। तो व्यवहारवाद में जो है भाई मानव मात्र के व्यवहार के अलावा जो प्राणी हैं भाई, प्राणी में कुत्ते, बिल्ली, शेर सब आ गए, ठीक है। तो मानव मात्र का तो कर रहे हैं और प्राणियों के भी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्यवहार को शामिल कर रहे हैं। इसलिए ये जो है भाई सारे अपने सही है, चौथा वाला गलत है सिगमंड फ्राइड, तो ये गलत है, इसलिए यही अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद पर आधारित जो अधिगम सिद्धांतवादी है वो इस विश्वास को मानते हैं कि, पढ़िए एक साथ, क्या है भाई? बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो व्यवहारवादी वाले क्या मानते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये मानते हैं कि भाई जो सभी प्रकार का व्यवहार है ये सीखा जा सकता है, ठीक है, व्यवहार से सब कुछ सीखा जा सकता है। यही तो बार बार कौन बोल रहे थे? जेबी वाटसन बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय जो है मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान जो है इसके रूप में स्थापित करने पे बल देता है, ठीक है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है ये बताओ कि जो क्या करता है? मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पे बल देता है। तो इसमें बात आएगी भाई व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद वाला सही है, बिहेवियरिज्म वाला अपना इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है किससे? संज्ञानात्मक से है क्या? जी नहीं। व्यवहारवाद से है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है। प्रशिक्षण और अभ्यास वाला अपन ने नियम कहाँ पे देखा था? ये हमने देखा था कि इसमें थॉर्नडाइक वाले में आ जाएगा। ये थॉर्नडाइक वाली थ्योरी जो है भाई
बिल्ली वाली, ठीक है, SR थ्योरी, इसमें ये आ जाएगा। और ये किस में आती है, तो ये SR थ्योरी आती है किसमें, व्यवहारवाद में। और इसने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वापस से अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दूसरा अपना सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, एक क्या बनाता है भाई, प्रवृत्ति बनाता है, विज्ञान बनाता है, विशेषता या कौशल। तो व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान को एक क्या बनाता है, विज्ञान बनाता है। ये इसका राइट आंसर है। व्यवहारवादी के अनुसार जो है सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। क्या है भाई, व्यवहारवादों के अनुसार क्या है, सीखना जो है, लर्निंग जो है क्या है, परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। तो ये बताना है आपको व्यवहार के रूप में या प्रकृति में, स्तर में या लक्ष्य में। तो व्यवहारवादी में तो सिर्फ अपन यहाँ पे व्यवहार की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है व्यवहारवाद के लिए यहाँ पे व्यवहार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है किसके रूप में, व्यवहार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं जो हैं, उद्दीपक अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन में मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में से किसके विचार हैं, ठीक है। तो ये बात आएगी यहाँ पे व्यवहारवाद की, ये अपना यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवाद के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब अपने को गलत वाला ढूंढना है, जो गलत मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। तो व्यवहारवाद के अनुसार जो है भाई, पहला है अवलोकनीय व्यवहार पे बल देता है, सही है, ये तो देता है। ये चेतना का विरोध करते हैं, चेतना का विरोध करते हैं, सही बात है। ये वातावरण पर बल देते हैं, हाँ वातावरण पे बल देते हैं कि वातावरण से थोड़ा बहुत ये सीखेंगे इधर उधर देख के, ठीक है, समझ के माहौल के अनुसार सीखते हैं, ये बताया ये इन्होंने। ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करते हैं, तो अंतर्वेशन विधि को ये स्वीकार नहीं करते, तो ये वाला गलत है, तो इसलिए ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल देना है, और है मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ये थर्ड वाला, निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व विश्लेषण पर बल जो है ये व्यवहारवादी नहीं देते हैं। तो जो नहीं देते हैं यही क्या है, अपना आंसर है। नेक्स्ट है, सीखने का सिद्धांत जो है पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है। सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो सीखने का जो सिद्धांत है भाई, देखने योग्य व्यवहार पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो व्यवहार पे निर्भर करता है, तो कहाँ आना है, व्यवहारवादियों के पास आना है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन राइट है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची जो है अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है। निश्चित अंतराल पे, परिवर्तनीय अंतराल पे, निश्चित अनुपात पे और परिवर्तनीय अनुपात में। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को जो है भाई, ठीक है, इसको क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो परिवर्तनीय अनुपात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। तो कौन है भाई, कॉलर है क्या, थॉर्नडाइक है क्या, पियाजे है क्या, ब्रूनर है क्या। तो कॉलर जी तो नहीं है, ठीक है। कॉलर का तो कौन सा सिद्धांत था, तो कॉलर का सिद्धांत हमने वैसे देखा नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलर का जो सिद्धांत था इसको अपन सूझ का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सूझ का सिद्धांत इसको बोलते हैं। और भी इसके नाम है, क्या नाम है, सूझ का सिद्धांत है, समग्रता का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो ये कॉलर का सिद्धांत है, ठीक है। और इन्होंने जो है भाई गेस्टाल्टवाद के ये क्या थे, समर्थक थे, ना कि व्यवहारवाद के, ठीक है। व्यवहारवाद के नहीं थे, तो कॉलर गलत हो गया। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो आपको पता ही होगा सबको वैसे तो चिंपांजी पे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। ज़्यादा विस्तार में चर्चा अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने डायरेक्ट जो सिलेबस में यही है व्यवहारवादी वाले, तो ये अपन देखेंगे। थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक जो है भाई इन्होंने तो बिल्ली पे प्रयोग किया है, ठीक है, कैट पे प्रयोग किया। अभी अभी मैं आपको समझा के आई हूँ, तो कैट वाला सही है। यहाँ पे समर्थक पूछा है, तो आंसर तो अपना ये है। अब पियाजे की बात भी कर ली जाए, तो पियाजे ने क्या दिया है भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक हो गया भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, यहाँ तो दिमाग वाली बातें हो गई, तो संज्ञानात्मक हो गया। यहाँ तो पूछा है बिहेवियर के बारे में, किसके बारे में पूछा है, बिहेवियर, व्यवहार के बारे में, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे गलत हो जाएगा।
और ब्रूनर जो है, ब्रूनर जी तो हैं भाई किसके समर्थक, इन्होंने तो मनोसामाजिक वाला सिद्धांत दिया था ना, तो निर्मितवाद में चले जाएंगे, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में चले जाएंगे। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और थॉर्नडाइक यहाँ पे बिल्कुल राइट है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अभ्यास संबंधित है किससे, प्रशिक्षण अभ्यास संबंधित है भाई किससे, व्यवहारवाद से, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। वही आ जाएगा इसमें क्या, वापस से थॉर्नडाइक वाली जो थ्योरी है, बिल्ली वाला प्रयोग इसमें आ जाएगा। और मैं प्रयोग आपको सारा कुछ बोल के बता चुकी हूँ, लिखने की कोई यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी नोट्स हो सब में लिखा होगा, आपको तो बस यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है। तो व्यवहारवाद इसका राइट आंसर है। तो अब हमने एक पार्ट तो अपना कंप्लीट कर लिया भाई, व्यवहारवाद वाला, तो ठीक है, व्यवहारवाद वाला अपना कंप्लीट है पूरा। जेबी वॉटसन के बारे में देखा, थोड़ा सा अपने थॉर्नडाइक के बारे में देख लिया, और हमने जो इवान पी पावलोव है जो उन्होंने डॉग वाला सिद्धांत दिया था, थोड़ा सा वो भी अपन ने वहाँ पे देख लिया। जो जो ज़रूरी था वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है, 2-4 घंटे 10 घंटे और आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो आप आराम से इसको समय दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्या है अपना समय इसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनाए जा रहे। जहाँ से टफ़ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको पता ही है भाई, आजकल जो है आरपीएससी ज्योग्राफी से, और कहाँ से, ज्योग्राफी के अलावा जो है अपने इतिहास से, ठीक है, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, इन पे क्या कर रही है, ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही है, और इनके क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, ये बनाने की कोशिश कर रही है। तो इनको स्किप ना करें, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि ये तो हमने शुरू से ही पढ़ा है तो इनमें तो अपने फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो इस वहम में बिल्कुल ना रहें। अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उनको एक बार करके देखें खुद से, आपको जो है अपनी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। और इसके साथ में एक क्या लिखना था यहाँ पे, कला संस्कृति। तो ये 3 पार्ट जो हैं इनको अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आप ये अच्छा कीजिए, ज़्यादा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो कोई इसमें ज़्यादा अच्छी बात नहीं होने वाली है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे अपनी क्लासेस से लगभग कवर हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट आपके यहाँ से मिल जाएंगे, थ्योरी से, पीवाईक्यू से। ज़्यादा आपको इसकी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे अनुसार तो। बाकी अगर आपको लोड लेने की ज़्यादा ही इच्छा है तो आप आराम से लोड लीजिए, और क्या है अपना पेपर ख़राब कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना सही था, क्या करना सही नहीं था। तो आपको बता दिया है, आपकी इच्छा है, आप माने ना माने, ठीक है। तो अभी आप इन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि इनसे क्या कर रहा है, आरपीएससी अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इनकी वीडियो भी अपने चैनल पे है, बस ज्योग्राफी की नहीं है, अभी इतिहास की है, दोनों की, इंडिया की और राजस्थान की। तो थ्योरी पार्ट अभी वहाँ से आप कर सकते हैं, एमसीक्यू आपको जहाँ से भी मिले, कोई क्वेश्चन पेपर मिले वहाँ से कीजिए, ठीक है। ज़्यादा हम इसके लिए अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है भाई समय लिमिटेड है। आपसे मैंने लगभग 6 सब्जेक्ट का प्रोमिस किया था, उसमें से अपनी 4 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो मनोविज्ञान है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। कला संस्कृति का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कराएंगे, और बाकी जो कुछ आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है वो भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में अपने को क्या देखना है भाई, जीन पियाजे। क्या देखना है, जीन पियाजे की जो थ्योरी अपने पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, वही वापस से यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, कितनी क्लासेज आप ढंग से लेते हैं, या फिर बस ऐसे ही 2x पे चला के छोड़ देते हैं। तो आपका ही यहाँ पे नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से आपको पूरा 100% जो है एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिले इसकी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, ज़बरदस्ती के टॉपिक करा रखे हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी उनको करा रखा है ज़बरदस्ती, 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेज ले रखी हैं, और आपका टाइम वेस्ट कर रखा है। और आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हैं। फोर्स किसी को किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो संज्ञानात्मक में अपन को देखना है कि जो व्यक्ति है भाई अधिगम करता है, वो क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये जीन पियाजे ने दिया ही है, और स्विट्ज़रलैंड में ये जन्मे थे भाई जीन पियाजे। तो इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने 4 टाइप बताई थी। SPCF से मैंने आपको याद भी करवाया हुआ था। तो S से मैंने क्या याद करवाया था आपको, सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी पे याद करवाया था। प्री से क्या करवाया था, प्री ऑपरेशनल।
प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक। सी से क्या याद करवाया था, सी से ये लिखा हुआ, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट, ठीक है। एफ से याद करवाया था अनौपचारिक, अनौपचारिक करवाया था क्या, अनौपचारिक नहीं करवाया था, ये करवाया था औपचारिक। क्या करवाया था, औपचारिक करवाया था, फॉर्मल करवाया था, ठीक है। तो फॉर्मल करवाया था। तो ये वाला अपने यहाँ पे देखो, अभी ये क्वेश्चन भी सही हो, मतलब अपन ने कर लिया इसके साथ साथ ही। ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। तो ये नहीं है ना, ये काट दिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे औपचारिक है, इन्होंने अनौपचारिक दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला अपने रोंग है और ये तो सही है। ये तो अपने सेंसरी वाली हो गई फर्स्ट वाली स्टेप, ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, ठीक है। अब इनकी एज भी आपको याद करवाई थी। तो संवेदी में क्या थी भाई, संवेदी में था बालक कितना, 0 से 2 साल का, प्री ऑपरेशनल में था 2 से 7 साल का, और कॉन्क्रीट में था 7 से लेके 11 साल का लगभग, और इधर आ जाएगा 11 से 14 साल तक। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया, और यही क्या है, यहीं से अपने थ्योरी स्टार्ट की थी। तो ये अपनी बात हो गई। अब ये क्वेश्चन यहाँ इधर पूछ लिया, सेम यही क्वेश्चन इधर देखो। पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्था है, इन अवस्थाओं का सही क्रम बताओ। तो सर सही क्रम में कुछ भी नहीं करना, SPCF याद करो, जीन पियाजे में SPCF को याद करो, और अपने क्या है सारे क्वेश्चन सही कर लो फटाफट से। SPCF याद है, जी याद है। तो यहाँ पे S है क्या, S नहीं है जी, P है यहाँ पे। तो क्या है, P है, P4 क्या है यहाँ पे। अब P4 पैरेट नहीं है यहाँ पे, P4 अपने क्या है, प्री ऑपरेशनल है। तो प्री से अपने स्टार्ट नहीं हो रहा, अपने तो S से स्टार्ट हो रहा है। S से कौन सा है भाई, संवेदी पेशी है, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये अभी देख सकते हैं। फिर ये 4th में भी S से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये औपचारिक, तो ये तो F से मतलब फॉर्मल से, इसको तो हटाओ। तो पहला अपने कैंसिल, तीसरा कैंसिल। अब अपने बचा भाई दूसरा और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे S आ गया, ठीक है S आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, प्री ऑपरेशनल P आ गया। यहाँ पे अब F आ गया। अपन को क्या चाहिए था, F की जगह SPCF, तो यहाँ पे C आना चाहिए था। तो ये रॉन्ग है, तो एक ही तो बचा फिर 4th ऑप्शन, ये तो राइट होगा ही। देख भी लो, S से ये हो गया, प्री ऑपरेशनल से ये P हो गया, मूर्त से क्या था, कॉन्क्रीट था मतलब C था, और औपचारिक से क्या था, फॉर्मल था, F हो गया। अब SPCF से कितना आसान हो गया ना, SPCF याद रखो, इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, हिंदी में गलत भी टाइप हो सकता है, इसलिए बार बार आपको इंग्लिश में याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में ही पढ़ना है पेपर, ठीक है। एक बार ज़रूर आपको नज़र मारनी है इंग्लिश वाले पे भी, क्योंकि इंग्लिश वाला ही सही होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, थ्योरी भी रिवाइज हो गई होगी। अगर किसी ने पिछली क्लास को रिवीजन नहीं भी किया है तो रिवीजन बिल्कुल करते रहना है। मेरे बार बार बोलने से ही आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको रिवीजन करना है, खुद से आपको रिवीजन करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके इतने कंपटीशन के दौर में कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। अब यही लिख रखा है जो कुछ बताया है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास मतलब जो है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव का मतलब आते ही क्या ध्यान में रखना है आपको, जो भाई दिमाग वाली बातें, अपने क्या है दिमाग वाली बातें याद रखनी है। सिंपल भाषा में बता रही हूँ आपको, दिमाग में जो भी सोचने समझने की अपनी क्षमता है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था बताई। संवेदी, क्रियात्मक। अब संवेदी तो याद करवा दिया, लेकिन आपको ये याद नहीं हो मान लो इंद्रिय जनित, तो ये भी याद करो। इंद्रिय जनित हो गया, सेंसरी हो गया, सेंसरी मोटर, ठीक है। 0 से 2 वर्ष एज बताई दी। पूर्व या प्राक, अब पूर्व तो याद है, पूर्व संक्रियात्मक, तो लेकिन प्राक वर्ड भी याद रखो। प्राक को भी अपन क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल। इसीलिए बोल रही हूँ कि हिंदी में तो क्या है वो एक शब्द के ही 2-3 जो है लिख सकता है पर्यायवाची, लेकिन इंग्लिश में भाई इन सबको क्या है यही बोलेंगे, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो आपको अगर हिंदी में कन्फ्यूज़न हो तो फटाफट से इंग्लिश में देख लो, SPCF, ठीक है। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, फटाफट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आप सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर हिंदी में पढ़ने बैठ गए, कंफ्यूज हो गए, तो फिर वहाँ पे और क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरा मोड भी हिंदी है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें जो है भाई डाउटफुल वाली, ये क्या है अपन इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश कोई इतनी हार्ड नहीं है, अपन को इंग्लिश भी पढ़नी ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कोई बड़ा काम ये नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हिंदी में देखो, ठोस, स्थूल, मूर्त, 3 नाम आ गए। ठीक है, अपन ने तो मूर्त देखा, अब ठोस भी दे दिया, स्थूल भी दे दिया। इंग्लिश में सिर्फ कंक्रीट लिखा है, तो हो गया ना आसान काम। अब कहीं कहीं 7 से 11 लिखा है, कहीं पे 7 से 12। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को देखना है कि 7 से 12 करें या 7 से 11, जो भी आए वो कर देना। औपचारिक को क्या बोला है, अमूर्त बोल दिया है। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट भी दे सकता है फॉर्मल की जगह। अमूर्त या फॉर्मल जो है ये अपनी लास्ट वाली स्टेज हो जाएगी, 12 से ऊपर वाली स्टेज ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिक जानकारी देखी। अब देखो यही क्वेश्चन बार बार वो पूछेगा, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। अभी तो बताया है भाई आपको, जीन पियाजे जी थे, बिल्कुल सही है। वुडवर्थ तो नहीं थे, पेस्टालोजी नहीं थे, गाल्टन भी नहीं थे। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीन पियाजे हो गए अपने कॉग्निटिव थ्योरी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। अब वही जो 4 अवस्था है उनसे ही पूछेगा बार बार इसको, और कुछ क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि है ही नहीं कोई क्वेश्चन ही। SPCF में से ही बनाने उसको क्वेश्चन ही। तो अवस्था में कौन सा शामिल है, तो ये वही औपचारिक है। औपचारिक है मतलब F है। ठीक है, संवेदगामी है। संवेदगामी में क्या आ गया अपने, ये S सेंसरी मोटर। मूर्त अवस्था में C कॉन्क्रीट, तो S आ गया, C आ गया और F आ गया। प्री नहीं आया भाई, प्री ऑपरेशनल नहीं आया, तो कोई बात नहीं आया। तो इन्होंने तो क्या पूछा भाई, कौन सा सम्मिलित है, तो ये तीनों तो है ही, तो उपयुक्त सभी आंसर है। ये वाला हम कर ही चुके हैं। अब आइए इस पे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, दूसरी पूछी है। अब आप ऐसे रटने बैठते तो आपको क्या है, याद नहीं होता, भूल जाते। अब बस कुछ नहीं करना, SPCF लिखो। SP वाली दूसरी है। P से क्या है, प्री ऑपरेशनल है। प्री से प्री ऑपरेशनल, ये रहा पूर्व संक्रियात्मक। फटाफट टिक मारो, आगे बढ़ो। अब इस बुक में तो क्या है, थोड़ा सा क्या है, सिर्फ हिंदी में दिए गए हैं। आपको पेपर में इस साइड तो हिंदी में मिलेगा, ठीक है, इस साइड हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, इस साइड इंग्लिश में। तो फटाफट से वहाँ पे आपको क्या करना है, ये SPCF में से ये ढूंढना है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और ये। तो सेकंड नंबर पे प्री ऑपरेशनल मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और फटाफट से टिक करके OMR में टिक करने के बाद आगे चलना है। और देखो अभी पुराना क्वेश्चन भी नहीं है कि भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है तो पुराना क्वेश्चन हो। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है अभी 2022 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा वो, क्योंकि सिलेबस ही लिमिटेड है। कहाँ जाएगा एग्जामिनर भी बेचारा, सिलेबस से बाहर दे देगा तो भी बच्चे ऑब्जेक्शन कर देंगे। अब देखिए, पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भाई अवस्था है उसके अंदर की चीज़ें भी याद होनी चाहिए। वस्तु स्थायित्व क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। इसके लिए जो बात कौन सी अवस्था में की गई है भाई, फॉर्मल में की है क्या, कॉन्क्रीट में, प्री ऑपरेशनल में या फिर सेंसरी में। तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये बच्चे में जो है सबसे पहली जो अवस्था है सेंसरी मोटर, इसमें आता है, ठीक है। ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। इंग्लिश में अपन इसको सेंसरी मोटर बोल ही रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर में जो है बालक है इसमें चिंतन शक्ति का अभाव होता है। क्या होता है, चिंतन शक्ति का अभाव होता है। इसमें बालक अपने मतलब बालक क्या रहता है, पूर्ण रूप से दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। छोटा बच्चा है तो फिर क्या है, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहेगा, अपने मम्मी पापा पे, जो भी उसके साथ में रहते हैं, ठीक है, उन पे ही डिपेंड रहेगा। अपने काम वो खुद नहीं कर सकता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर से वस्तुओं को इधर उधर लुढ़काना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु को झपट्टा मारकर बार बार लपकने की कोशिश करता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक जो है सर्वाधिक उत्तेजना उसमें पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक कामुकता भी पाई जाती है, और बालक हाथ में आई हुई जो भी वस्तु है उसको मुंह में डालने का क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे हो गई। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका सही आंसर है, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, ये अवस्था क्या कहलाती है। तो ये अवस्था वही है जो अभी अपन ने देखी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे बालक की क्या है, मम्मी है, तो बालक की मम्मी बार बार क्या है, पर्दे के पीछे छुप जाती है, मान लीजिए। तो पर्दे के पीछे छुप जाती है तो बच्चे को वो क्या है, वस्तु दिखाई नहीं दे रही, फिर भी उसको क्या है, लग रहा है कि हाँ मम्मी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो बात होती है इसमें होती है अपने संवेदीगामक में, ठीक है, सेंसरी मोटर में, फर्स्ट वाली स्टेज में।
नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदिक क्रियात्मक की क्या पूछ ली भाई, एज पूछ ली, तो 0 से 2 बता रहे हैं बार बार। 0 का मतलब क्या है, जन्म, ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष, तो ये वाला सही है। आगे चलें। 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने और अपने मुंह में डालकर अपनी पहचान और अध्ययन करती है। कौन सी अवस्था है, तो अभी अभी बताया है। बच्चा जो है भाई 2 साल तक क्या करता रहता है, उसके हाथ में जो भी वस्तु आती है उसको पकड़ लेता है, अपने मुंह में डालकर क्या है उसको चबाता रहता है, ठीक है, और वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब अपने फर्स्ट वाली में है, 0 से 2 साल वाला ही है, बच्चा इसमें छोटा है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे संवेदी वाली में, सेंसरी मोटर में, ठीक है। पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है, तो गामक क्रियाओं वाली जो है भाई क्या करेगा, इसमें इधर उधर लुढ़केगा, सामान जो भी मिल रहा है इसको उठा लेगा, खाने लग जाएगा, और क्या करेगा, वस्तु की पहचान करने लग जाएगा। तो ये सब जो भाई क्या है गामक में आती है। गामक मतलब मोटर, हाथ पैर चलाना करना, ये सब इसमें मोटर स्किल्स में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार पूछ रहे हैं, तो पियाजे के अनुसार अपने को क्या करना है भाई, इंद्रिय जनित। अब ये बार बार इंद्रिय जनित दे रहा है, ठीक है। इंद्रिय जनित मतलब आपको सेंसरी समझना है और आपको संवेदी समझना है, ठीक है। संवेदी ये 0 से 2 साल की एज है। अब इतनी बार बता दिया, आपको पूरा रट गया होगा ये। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है भाई, ये बताओ। प्रतिमूर्ति निर्माण है, प्रतिक्रियात्मक निर्माण है, तार्किक चिंतन है या परिकल्पना है। तार्किक चिंतन तो होता ही नहीं, परिकल्पना भी नहीं होती, और ये सिंबॉलिक भी नहीं है। प्रतिमूर्ति निर्माण जरूर होता है, तो ये सही है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब लिखा है यहाँ पे पूर्व या प्राकृत संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आ गई अब कौन सी वाली, सेकंड वाली। प्री ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, तो प्री ऑपरेशनल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, और ये 2 से 7 साल की है। तो प्राक संप्रियात्मक अवस्था जो है ये इन्होंने बांटी है 2 से 4 वर्ष। इसमें जो है बालक चिंतन की शक्ति इसमें क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो बालक की चिंतन की शक्ति इसमें थोड़ी सी प्रारंभ हो जाती है। बालक में जीववाद मतलब बालक एक बालक जो है प्रत्येक चलने फिरने वाली निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो ये गुण पाया जाता है जीववाद का, ठीक है। और क्या होता है, तो इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रिता आ जाती है। क्या हो जाता है, आत्म केंद्रिता आ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। क्या करता है बच्चा, अपने आसपास की जो भी कोई वस्तु है उसको केंद्र को स्वयं को समझने लगता है। इसको क्या कहते हैं, आत्म केंद्रिता कहते हैं, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है यहाँ पे बच्चे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जब बालक के कमरे में लगे पोस्टर या तस्वीर को देखकर बच्चा सोचता है कि मैं कमरे में किधर भी जाता हूँ तो ये पोस्टर जो है मेरे को बार बार देखता है। अब उसको ये नहीं पता कि पोस्टर नहीं चल रहा, पोस्टर नहीं देख रहा, आप कमरे में इधर उधर जा रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो बच्चे में जो है ये सारी भावना इस एज में क्या है डेवलप होने लग जाती है, आत्म केंद्रिता की। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे जब बालक जो है भाई बस में सफ़र कर रहा होता है तो वो समझता है सूर्य को देख के कि ये सूरज जो है भाई, सूरज ये बार बार मेरे पीछे ही आ रहे हैं, तो ये जो है मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे साथ साथ ही चलने लगता है। तो उसे लगता है कि सूरज क्या है उसके अनुसार ही चलता है, उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात उसको लगती है कि ये पोस्टर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कमरे में मैं किधर भी जाऊँ ये सूरज जो है ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उसको लगता है कि सब मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो ईगो सेंट्रिज्म का गुण यहाँ पे उसमें आ जाता है। अब है इसका ही सेकंड पार्ट, तो ये है अंतर्दशीय अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति जो है मैच्योर हो जाती है। अब इसमें क्या करेगा बालक, तो इसमें बालक सामान्य मानसिक क्रिया जैसे कि जोड़ बाकी गुणा भाग जो है ये आसानी से कर लेता है। इस अवस्था में बालक में पलावटी गुण का अभाव होता है, ठीक है। और जो है भाई ये जो आपको बताया ही था सजीव वाला, तो जो निर्जीव वस्तु है जैसे गुड़िया है उसकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सजीव समझते हैं, ठीक है। तो ये सब बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है जब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषयों के रूप में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तार्किक रूप से सोच रहा है, अब लॉजिकली सोच रहा है, ठीक है, और वस्तु और घटनाओं के विषय में भी थिंकिंग कर रहा है। तो ये लॉजिकल रूप से सोचना किस में आएगा, अपने पास में ये आएगा कॉन्क्रीट में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। ये थी अपने 7 से 11 या फिर 12 साल की एज, और 3rd नंबर की थी ये अपने इसके अनुसार क्रम के अनुसार
ठीक है, ये 3rd नंबर की थी। सेकंड पे कौन सी अभी अभी देखी, ये पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल। फर्स्ट पे ये देखी थी अपन ने संवेदी सेंसरी, और लास्ट ये है 4th वाली ऑपरेशनल। ठीक है, अब अपन को इसके बारे में थोड़ा देखना है, मूर्त संक्रियात्मक के बारे में। तो ये देखिए क्या है, ठोस, स्थूल, मूर्त, ये इसके सारे हिंदी में नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की एज है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, चिंतन शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। बालक की जो थिंकिंग पावर है वो क्या है, पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को बच्चे की वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। बालक में पलावटी गुण, अब ये क्या होता है, जब एक बालक किसी एक ज्ञान को अनेक परिस्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से देखने के योग्य हो जाता है तो इसको पलावटी गुण कहते हैं। क्या हुआ भाई, इसमें जब कोई बालक है वो एक टाइप का उसका क्या है नॉलेज है, उसको अनेक अलग अलग सिचुएशंस में लगा के क्या है कंपैरिजन करके देखता है और सीखने के लिए क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसको ही पलावटी गुण बोलते हैं। तो पलावटी गुण अब तक डेवलप नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पलावटी गुण भी डेवलप हो जाता है 3rd टाइप की में, ठोस वाली में, कंक्रीट में। और क्या होता है, इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करना और विश्लेषण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करना सीख जाता है और बालक विशिष्ट टाइप की क्या है मानसिक क्रियाएं करना भी सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक। अब औपचारिक आ गई भाई, फॉर्मल वाली स्टेज आ गई, लास्ट वाली 4th वाली। इसकी एज बतानी है सबसे पहले तो एज है भाई 11 से ज़्यादा। ठीक है, 11 वर्ष से ज़्यादा वाला है। ठीक है, 12 से ज़्यादा आता तो भी यही सही होता। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं की समस्या से प्रमाणीकरण करता है। तो तर्कपूर्ण हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, कौन सी वाली एज में, इसमें हो जाएगा औपचारिक में। ठीक है, लास्ट वाली में। अब नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तार्किक योग्यताओं का विकास होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है भाई, जो चीज़ें सामने ना दिखे उसको बारे में सोचने लग जाए, दिमाग में ही क्या बना ले, इमेज बना ले, तो उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा। इसमें निर्णय, स्मरण, मनन जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मन में ही करने लग जाएगा। तो ये सब क्या है, इसमें हो जाएगा अपने लास्ट वाली में, औपचारिक में, फॉर्मल वाली में। ठीक है, 11 से ज़्यादा वाली एज हो जाएगी ये। ठीक है, अब है, पियाजे के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम बताइए। तो कौन सा नाम इन्होंने यूज़ नहीं किया ये बताना है। तो भाई आत्मीकरण, एसिमिलेशन, ये तो इन्होंने यूज़ किया था। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने यूज़ किया था। स्कीमा भी इन्होंने यूज़ किया है। अधिग्रहण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, ये इन्होंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे, तो इन्होंने ये सब यूज़ नहीं किया। ये सब हमने वहाँ पे देखा था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण संप्रत्य है उनमें अनुकूलन, एडेप्टेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, साम्यधरण, इक्विलिब्रिटियो, स्कीम्स अलग है और स्कीमा अलग है, दोनों का यूज किया है। संरक्षण, कंजर्वेशन का भी किया, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का किया, मानसिक क्रिया का भी किया है और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिज्म का, इन सारी जो है शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी थ्योरी में किया। पियाजे द्वारा जो है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव थ्योरी जो है, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी है। अनुप्रतीकात्मक, गलत है। प्रतीकात्मक, गलत है। स्कीमा, अहम केंद्रित भी नहीं है। ठीक है, तो ये है अपने पास में स्कीमा जो है ये वाला सही है। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो है भाई सुनने में आपको स्कीम्स की तरह लगेगा, लेकिन ये इससे क्या है, भिन्न है, अलग है। पियाजे का स्कीमा से मतलब क्या है, ऐसी संरचना से, मानसिक संरचना से जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। क्या किया जा सके, ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर से है जिसका जनरलाइजेशन किया जा सके। क्या किया जा सके, जनरलाइजेशन। स्कीमा इस तरह की मानसिक सक्रिया और संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित संप्रत्य है, कॉन्सेप्ट है। और मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा जो है विचारों और व्यवहार के ऐसे पैटर्न को व्यक्त करता है जो सूचना और संबंधों की श्रेणियां संगठित करता है। ठीक है, और क्या लिखा है, तो स्कीमा से मतलब है ऐसी मानसिक संरचना से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में क्या करे, सूचनाओं को संगठित करे, व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान हो। स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा, दूसरा जटिल। ठीक है, साधारण हो गया और दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा ये है कि मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है।
इसी तरह से अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य क्या है, ये सब क्या है, जटिल स्कीमा है। पियाजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित और समायोजित करने में 2 प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, जो कि आत्मसातीकरण एसिमिलेशन है और समायोजन जो है एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये स्कीमा के अंदर आ जाएंगी। आत्मसातीकरण तो ये है कि जो भाई बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में नए जो ज्ञान को ऐड कर ले, क्या कर ले, स्कीमा जो है भाई बच्चे के पास जो भी पुरानी नॉलेज है उसमें क्या करे, नई चीज़ें जो है उनको ऐड कर ले। ये तो क्या है, आत्मसात कर ले, ऐड कर ले, आत्मसातीकरण हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब है समायोजन, तो समायोजन में क्या करेगा बच्चा, तो इसमें बच्चा जो नई सूचना या स्कीमा है इसको वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है, समायोजित, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, तो बाह्य जगत के लिए जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित या मॉडिफाइड किया जा सकता है क्या कहलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार संज्ञानात्मक की संरचना बताइए जिसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो मॉडिफाइड किसको कर सकते हैं भाई, हम मॉडिफाइड हम कर सकते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन को हम कर सकते हैं, अकोमोडेशन को। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आ जाइए इस चैप्टर के अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है निर्मितवादी। ठीक है, निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली थ्योरी। तो किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत को बल दिया था, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा इसमें वाइगोत्स्की का। किसका नाम आएगा, वाइगोत्स्की का आ जाएगा। और इसमें किन किन ने बल दिया है, तो एक तो है भाई जे एस ब्रूनर। ठीक है, जे एस ब्रूनर का सिद्धांत हम देख ही चुके हैं। जीन पियाजे ने भी दिया है, जीन पियाजे का निर्मितवाद सिद्धांत भी है। ठीक है, संज्ञानात्मक के साथ में जीन पियाजे का रोल भी आता है। वाइगोत्स्की हमने यहाँ पे देख ही लिया, वाइगोत्स्की भी है। और जॉन डीवी, कौन आ जाएंगे, जॉन डीवी का भी यहाँ पे प्रयोग है। और जो गार्डनर है, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये भी आ जाएंगे। और ग्लेजर फील्ड, तो ये सब क्या है, निर्मितवादी को मानने वाले हैं, इसके बारे में ये क्या है, समर्थक हैं इसके। अब निर्मितवाद क्या है, तो निर्मितवाद में सिंपल सी बात है, जो अधिगम करता है बच्चा है इसकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। क्या रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी। और इसके जो भी अनुभव है भाई बच्चे के, उनका लाभ लेते हुए बच्चा जो क्या है अपने ज्ञान को निर्मित करता है। मतलब क्या है, बच्चा जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्मित करता है, पूर्व जो भी उसको अनुभव है उनके अनुसार। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान के अनुसार बच्चा अपने जो है ज्ञान को निर्मित करता है। यही क्या है, निर्मितवाद की थ्योरी है, सिंपल सी। अब इसमें ही आ जाता है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद। तो संज्ञानात्मक में तो जीन पियाजे वाली थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, जीन पियाजे वाली आ जाएगी। और सामाजिक निर्मितवाद में क्या आ जाएगा, सामाजिक निर्मितवाद में है कि भाई अधिगमकर्ता जो है अपने अनुभव से ज्ञान की संरचना करता है, लेकिन उसके सामाजिक वातावरण जो है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी सामाजिक वाले में। तो सामाजिक में नाम आ जाएगा ब्रूनर का और वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी इसकी निर्मितवाद की। अब अपने ये क्वेश्चन कर ही लिया कि सामाजिक निर्मितवाद, तो सामाजिक निर्मितवाद मैंने बता ही दिया आपको कि भाई एक तो ये ब्रूनर है और ये वाइगोत्स्की है सामाजिक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सामाजिक में ये दोनों हैं और इधर कौन है, तो ये संज्ञानात्मक में है, कॉग्निटिव वाले में है जीन पियाजे। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है सामाजिक वाला, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में पियाजे है, लेकिन पियाजे तो क्या है, संज्ञानात्मक में हो गए, कॉग्निटिव तो गलत। कोहलबर्ग का तो भाई क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत था, तो इनको भी हटाओ यहाँ से। अब क्या बचा, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की का सही है, वाइगोत्स्की का मैच हो रहा है। कोहलर का क्या था, कोहलर का है अभी देखा हमने, सूज वाला सिद्धांत है, सूज का सिद्धांत है, जो कि चिंपांजी पे इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद के ये तो समर्थक थे, निर्मितवाद के नहीं है, गेस्टाल्टवाद के हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे वाइगोत्स्की सही है, ये अपने को देखना है। निर्मितवादी प्रतिमान जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर बेस्ड है। यह सिद्धांत नवीन और मौलिक ज्ञान को प्रकट करने में बल देता है। निर्मितवाद की विशेषता क्या है, जो बताई है वही है, ज्ञान के पूर्वाग्रहों से मुक्ति है, अनुभव पे बल है, नवीन ज्ञान की संरचना है। निर्मितवाद सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से क्या करे, अपने ज्ञान की संरचना को
नवीन ज्ञान की तुलना में नवीन ज्ञान की पूर्व ज्ञान से तुलना करते हुए करता है। निर्मितवादी जो है वो छात्र केंद्रित है। ये इम्पोर्टेंट है कि निर्मितवादी है जो भाई क्या है, छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर की बात यहाँ पे नहीं है। टीचर तो जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तब आपकी हेल्प करेंगे, तो टीचर सेंटर्ड ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, एलन व बेकन ने 1994 में निर्मितवादी मॉडल दिया। शिक्षा में निर्मितवादी सिद्धांत को 2 टाइप में डिवाइड किया है, संज्ञानात्मक में और सामाजिक में। ये मैं बता ही चुकी हूँ। संज्ञानात्मक में आ जाएगा कॉग्निटिव में जीन पियाजे वाली थ्योरी। कौन सी? जीन पियाजे वाली। जीन पियाजे का कार्य संज्ञानात्मक निर्मितवाद पर आधारित है। इसमें किस प्रकार शिक्षार्थी अपने वैयक्तिक रूप से बौद्धिक संरचनाओं को स्वीकारते हैं, इस बात पे बल दिया है। मतलब जो भाई अधिगम करता है वो व्यक्तिगत रूप से जो है स्वयं ही ज्ञान की प्रणाली हेतु क्या करता है, प्रयास करता रहता है। तो ये बात यहाँ पे बताई है। अब इसमें जो है भाई शिक्षक छात्रों को कठिनाई प्रस्तुत करते हैं और छात्र जो है यहाँ पे स्टूडेंट स्वयं उनका संज्ञानात्मक परिवर्तन करके क्या है, हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन बात कर ली संज्ञानात्मक की। अब सामाजिक है। सामाजिक में क्या है? सामाजिक में एक तो वाइगोत्स्की है और एक अपने क्या देखा, ब्रूनर भी आ जाएंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वाइगोत्स्की है यहाँ पे। तो वाइगोत्स्की ने ये स्वीकारा है कि जो ज्ञान के व्यक्ति और समाज के 2 भाग क्या हैं, ज्ञान के व्यक्ति और समाज के 2 भाग हैं, यह इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति पर्यावरण सामाजिक मध्यस्थता के द्वारा ही ज्ञान की संरचना कर सकता है। क्या बता रहे हैं भाई वाइगोत्स्की? जो बच्चा है, व्यक्ति है, वो क्या है, पर्यावरण एक तो और सामाजिक जो मध्यस्थता है, सामाजिक वातावरण, उनके के अनुसार ही सीख सकता है। ठीक है, यह अंतक्रिया जो है, इस अंतक्रिया के माध्यम से ही नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये सामाजिक हो गया, ये संज्ञानात्मक हो गया। शॉर्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है? स्किनर? बिल्कुल नहीं, हटाओ। लेव वाइगोत्स्की? जी हाँ। कोहलर तो अभी बताया क्या है भाई, कोहलर तो सूझ का सिद्धांत है ना, चिंपांजी वाला। मेस्लो? अब्राहम मेस्लो तो नहीं है, इनका तो मांग का सिद्धांत है, ये भी नहीं है, हटाओ। तो अपने लेव वाइगोत्स्की है निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, या अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या बताया है कि बच्चा जो है भाई क्या करेगा, खुद ही करके सीखेगा। ये संज्ञानात्मक में बताया है कि बच्चे का जो भी पूर्व ज्ञान है भाई उसके अकॉर्डिंग ही सीखेगा, तो करके सीखेगा। तो करिए, सही है। नेक्स्ट है अधिगम के कौन से सिद्धांत? अधिगम के कौन से सिद्धांत से अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? सुविधा प्रदाता की भूमिका कौन से में निभा रहा था भाई? इसमें ही तो निभा रहे थे। निर्मितवाद में जब बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी तब ये करेंगे और कठिन से कठिन सवाल देंगे, तब बच्चे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कॉग्निटिव थ्योरी लगाएंगे और हल निकालेंगे, करके सीखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में ही बात की थी अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है। तो सत्य कौन सा नहीं है भाई? शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से करते हैं। तो ये दोनों तो सही है कि भाई अपने ज्ञान और समझ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, और नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से ही तो करेंगे, ये भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। शिक्षक को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देनी, सर्वाधिक ही दे दी इन्होंने, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अपन तो यहाँ पे भाई चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे थे, बच्चा ही है यहाँ पे, तो जो भी है टीचर तो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए ये वाला अपने आंसर है। ये पूछ रहे हैं सत्य नहीं है। सीखना एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है भाई। लर्निंग जो है एक सक्रिय और कभी न रुकने वाली गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है। तो कौन सा कथन है भाई? वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना है। कक्ष में शिक्षक द्वारा समझकर विचारों का निर्माण करना है। कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण करना। गलत है भाई, माता पिता के अनुसार ही चलना है, तो फिर स्कूल ही क्यों आना है, घर पे ही रहिए आप, तो ये गलत है। ठीक है, पाठ्य सामग्री गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना, ये भी गलत है। अपने से पूछा सही है, तो सही तो ये है, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना है, तो ये सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत का उपागम नहीं है? सहकारी अधिगम, ह्यूरिस्टिक, समूह परिचर्चा और प्रदर्शन। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा भाई प्रदर्शन उपागम। कौन सा जाएगा? प्रदर्शन उपागम नहीं है, ठीक है, निर्मितवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्न में से किस अधिगम पर बल दिया गया है? तो संज्ञानवाद पे नहीं, संरचनावाद पे भी नहीं, व्यवहारवाद तो वाटसन आएंगे इसमें, तो हटाओ इनको। तो निर्मितवाद की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट की, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? आधारभूत विशेषता नहीं है ये बताना है, किसकी? निर्मितवाद की। नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होता है, ये भी सही है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्संगठन है, ये भी सही है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रणाली है, निष्क्रिय थोड़ी है लर्निंग, सक्रिय है ये तो, और निरंतर चलने वाली है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया जाता है? उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण और सृजन की बात कही गई है। क्या पूछा है भाई? अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया है? तो सामाजिक संदर्भ पर बल दिया है, ये क्या आ जाएगा इसका? सामाजिक निर्मितवादी आ जाएंगे इसमें, जो भाई वाइगोत्स्की है इनकी बात करेंगे, और ब्रूनर वाले जो है इसमें आ जाएंगे। तो वाइगोत्स्की जो है एक सामाजिक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने ज्ञान के निर्माण में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भाषा को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। निर्मितवादी जो उपागम है, ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है। अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्यय और गलत संप्रत्यय जानने चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्ययों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, ये भी सही है। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि बालक जो है वो स्वयं ही क्या है यहाँ पे हल ढूंढेगा और सीखेगा। तो यहाँ पे अध्यापक का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाइल्ड सेंटर है, बच्चे का रोल होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है, इसलिए ये सही आंसर है। निर्मितवाद में अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाएगा, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है बालक स्वयं करता है। शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्र कौशल होने चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। तो तीनों अब तक के तो सही हैं। अध्यापक में सही विषय को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता तो होनी चाहिए, लेकिन जो क्या है भाई, बच्चे तो खुद ही करके सीखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने? गलत है, तो गलत वाला अपन से पूछा है। तो अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बालक ही सेंटर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई क्लास मैनेजमेंट में? तो छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनव और ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए, ये तो सही है। छात्रों को ग्रुप में क्या करना है, कार्य करना है, और स्पष्ट और विशिष्ट कार्य के निर्देश, ये भी सही है। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ही अवसर देने हैं, तो केवल प्रतिभाशाली क्यों देने हैं भाई? वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस थोड़ी है, जो और बच्चे उनको भी देने हैं, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है यहाँ पे। और क्या है, अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय देना चाहिए, ये सही है। तो जो गलत है वही आंसर है, मतलब 3rd नंबर का क्या है अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्मितवादी शिक्षण परिस्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो अनुदेशन रणनीति में अन्वेषण गतिविधियाँ सम्मिलित है। अनुदेशन रणनीति में तथ्य और सूचनाएं सम्मिलित हैं। अनुदेशन रणनीति में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये सम्मिलित है। अनुदेशन रणनीति में साथियों से परिचर्चा सम्मिलित है। तो इसमें क्या है भाई, अन्वेषण खोजने की जो गतिविधियाँ हैं ये सम्मिलित है। तथ्य और सूचना पे ये बात नहीं करते, ठीक है। और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करते हैं, ये सही है। साथियों से परिचर्चा करते हैं, सही है।
तो जो भाई पॉजिटिव वाले हैं वो तो ये तीनों हो गए, 1, 3, 4। अब इन्होंने तो पूछा है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव ये है तथ्य और सूचना एकत्रित नहीं करते इसमें अनुदेशन रणनीति में, तो ये वाला रॉन्ग है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई, कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। तो पहला पढ़िए, ज्ञान को निर्मित किया जा सकता है, न कि वह जन्मजात होता है। तो ज्ञान को निर्मित किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, जन्मजात ये नहीं होता है, ठीक है, ये सही है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, जी हाँ बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। अधिगम करता मतलब बालक, स्टूडेंट जो एक खाली बर्तन के समान होता है, इसमें ज्ञान भरा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अधिगमकर्ता के पास में क्या है, पहले से नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है, तो ये वाला गलत है यहाँ पे, इसलिए ये आंसर है। ये पूछ रहे हैं कि निर्मितवाद के सिद्धांत या मान्यता जो नहीं है ये बताना है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, ठीक है, ये भी सही है, तो ये सही है, ठीक है। तो अपनी 5 से 10 मिनट की क्लास हो रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखें। अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने वाला है फटाफट से। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अनुदेशनात्मक का, व्यवहारात्मक का, सामाजिक नेतृत्ववादी का या सूचना प्रसारण का। तो एक कक्षा में जो है विद्यार्थी समूह, वही स्टूडेंट का ग्रुप जो है एक प्रायोजना प्रोजेक्ट पे क्या है, मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये किसका है, तो मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये है सामाजिक निर्मितवादी का। सीख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलके, सामाजिक हो गया। निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का सामान्य घटक नहीं है। विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व, सामाजिक बातचीत, जटिल अधिगम, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य और प्रस्तुति। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, रिसेंटली ही पूछा है फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग के एग्ज़ाम में भाई 2022 में। तो कौन सा घटक नहीं है भाई, तो अपने पास में इसका आंसर नंबर दिया है इन्होंने 4th, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य और प्रस्तुति। तो निर्मितवाद में ये दोनों क्या है, शामिल नहीं है, ठीक है। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया ज्ञान, ठीक है, ये तो सही है, सबसे सही, मतलब उपयुक्त पूछिए, पहला सही है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ये भी सही है। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, ये भी सही है। सामाजिक अंत्यक्रिया को सुगम और सुविधाजनक बनाना, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, तो ऑल सही है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक, सामाजिक, रेडिकल, संज्ञानात्मक। तो ये पूछ रहे हैं निर्मितवाद का प्रकार नहीं है, तो अपन ने ये तो देखा ही है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ये तो अपना सही है। भावात्मक और मनोक्रियात्मक ये बात नहीं है। सामाजिक इसमें आ गया, ये सही है। इसमें संज्ञानात्मक आ गया, ये भी सही है, चाहे आपको रेडिकल पता नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों सही है, अपन से गलत पूछा है, गलत है भावात्मक वाला और मनोक्रियात्मक वाला। भावनात्मक और मनोक्रियात्मक जो है ये दोनों क्या है, निर्मितवाद के प्रकार ना होकर अधिगम के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई, लर्निंग वाला जो अपने है अधिगम, इसके टाइप है ये, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, ये सही है क्या, तो जी हाँ सही है। अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट जो है भाई अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, खुद से हल करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को, सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतर प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। तो ये पूछ रहे हैं दोनों में से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। तो 1 और 2 जो है दोनों आवश्यक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट है यहाँ पे। एक शिक्षक जो है जो शिक्षण अधिगम के प्रति क्या है, निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। किसके लिए क्या करेगा भाई, निर्मितवादी उपागम अपना रहा है, विद्यार्थी को किसके लिए प्रोत्साहित करेगा, टीचर, समस्या हल करने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, ये तो गलत है। घटनाओं को पहचानने के लिए या अन्य के साथ सहयोग देने के लिए, तो अन्य के साथ सहयोग देगा, सामाजिक वाला उसमें हो जाएगा, सामाजिक निर्मितवाद से उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, तो ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है।
क्या बताना है, छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर प्रॉब्लम पे चर्चा कर रहे हैं और स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंच जाए बच्चे, तो ये किस उपागम की तरह संकेत करती है? तो ये करेगी भाई निर्मितवाद की तरफ, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट की तरफ। ठीक है, पैनल परिचर्चा नहीं होगा, सिस्टम भी नहीं होगा, अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होगा। तो ये आपने देख ही लिया कि भाई अपने सारे जो क्वेश्चन अपने कर लिए। ये 4 नंबर चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन और समायोजन तंत्र। तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये वाला पहला वाला टॉपिक करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में। थोड़ा सा हम थ्योरी भी देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। तो इसको 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ा है, इसलिए एक क्लास में आपको ये मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य, दूसरी में समायोजन करेंगे और साथ साथ में PYQ करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। हमने लगभग 1 से कितना हो गया टाइम, 1 घंटा और 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट में हमने ये पूरा जो है अपना कवर कर लिया है। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हमने 3 सिद्धांत देखे। सबसे पहले व्यवहारवाद का, वाटसन वाला, दूसरे नंबर पे संज्ञानात्मक की थ्योरी पियाजे वाली, और 3rd नंबर पे हमने निर्मितवाद वाली थ्योरी देखी है। तो ये बस अपने को देखना था यहाँ पे, वाइगोत्स्की वाली थोड़ी बहुत। तो ये सब देखा, फटाफट से इनके PYQ किए। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करके जाएँ। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने का। नहीं तो देखो, टाइम आपके पास भी लिमिटेड है, हमारे पास भी लिमिटेड है। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए, मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए। तो बस आप मोटिवेशन देते रहें, हम आपके लिए कैसे भी करके क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में मानसिक स्वास्थ्य के साथ में। तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप इसको पढ़ के आएँ कल, तो और मज़ा आएगा अपने को। फटाफट से चीज़ें अपने दिमाग में क्लिक कर जाएंगी और फीड हो जाएंगी, ताकि अपने एग्ज़ाम में क्या कर सके, अच्छे से क्वेश्चन कर सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।